जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग जो खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करेंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं जो लेटेस्ट जो आई हुई है लास्ट का, अभी जनवरी 2024 का मंथली मैगजीन्स आई हुई है, पब्लिश हुई है, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी रेगुलर बेस पे इस पे क्लासेस हो रही है, रेगुलर इसको एनालिसिस कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जो ना अभी तक हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में देख चुके हैं, बिहार करेंट अफेयर्स के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। जो दिसंबर और जनवरी सेशन में जो मंथ में जो भी अपडेट्स आए थे, उसको हम लोग तमाम चीजों को एक एक करके डिटेल से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और लास्ट सेशन में हम लोग जो उसको प्रैक्टिस भी कर चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की टाइप में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग अभी तक बिहार स्पेशल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नए सब्जेक्ट को लेके आए हुए हैं, जिसका नाम है राज्य व्यवस्था और शासन, यानी कि पॉलिटी और गवर्नेंस। ये जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर होगा। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, इन तमाम चीजों के लिए सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, राज्य व्यवस्था एवं शासन में कुछ ऐसे अपडेट्स आए हुए हैं जो पिछले मंथ में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स के साथ साथ आपको जो है ना मेंस, दोनों के लिए आपका ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको रेगुलर अगर बेस पे इसको फॉलो करते हैं, अगर नोट्स भी बनाओगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें जो प्री में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे भी क्वेश्चन मैं बना के बताता हूं कि इस तरह से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है। उसके तो मेंस में क्या क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या आप उठा सकते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो नेशनल स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, उसको हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर बोले तो मतलब भारत के कहीं भी ये पॉलिटी से संबंधित कोई भी अपडेट्स आए हैं, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जनवरी मंथ में जो है ना एक कानून आया गया था, मतलब दल बदल विरोधी कानून। इसके बारे में हम लोग को चर्चा किया गया था। ये महाराष्ट्र में जो है ना एक विधानसभा अध्यक्ष था, उसके बारे में दिया गया है। उसमें जो है क्या हुआ, दल बदल में अयोग्यता साबित किया गया। जैसे आप देखते हो ना, दल बदल नाम से ही आप समझ सकते हो दल बदल आखिर होता क्या। दल, अपना दल को जो है ना बदल देना, मतलब आपने जो पार्टी में हो उसमें उससे जो कोई और पार्टी में चला जाओ। इसमें कुछ नियम कानून है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो सही है, नहीं फॉलो करते तो आप अयोग्यता साबित होंगे। अयोग्यता साबित होने के बाद आप समझ सकते हो कि बहुत कुछ हो सकता है। तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो यही है दल बदल कानून। अभी महाराष्ट्र में इसके बारे में एक बड़ी मतलब कि जो अयोग्यता संबंधी याचिका पारित किया गया है, इसके बारे में संबंधित है, इसलिए ये न्यूज में है, ये चर्चा में है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दल बदल कानून जो ये संविधान में उल्लेखित भी है। अपना भारत देश का जो ना संविधान में आपका 10वीं अनुसूची में ये उल्लेखित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आपके प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये 10वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आपका जो है ना 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया था। इस तमाम चीजों को हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मतलब कि एक जो महाराष्ट्र में क्या हुआ है, महाराष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय जो है, वहां का विधानसभा के एक अध्यक्ष है, उसको जो अयोग्यता संबंधी याचिका को जारी करने के लिए उसके निर्देश दिया कि मतलब कि वो जो दल बदल कर रहे थे लेकिन वो अयोग्य पाए गए, तो इसके रिगार्डिंग उसमें दिया गया है। तो अब इसको समझते हैं। दल बदल किसी राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने या पार्टी के सिद्धांतों को त्यागने या विधायिका में किसी विषय पर वोट देने हेतु पार्टी नेतृत्व की अवज्ञा करने से संबंधित कृत्य है। मतलब यही हुआ, आप स्वेच्छा से, है ना, आप चाहोगे तो कि नहीं मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, मुझे कोई और पार्टी में जाना है, मुझे नहीं लगता मेरा फ्यूचर इसमें है, और मुझे यहाँ सही से काम नहीं करने को मिल रहा है, मैं बंधित हूं इसके अंदर। इन तमाम चीजों से आप सोच रहे हो नहीं, मुझे अगर इस दूसरे पार्टी पे चला जाऊं तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा, मैं देश के लिए बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूं। इन चीजों के लिए वो स्वेच्छा से अपने पार्टी को बदल सकता है, अपने दल को बदल सकता है। तो ये दल बदल के कानून के अंतर्गत उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। उसके बाद कहा जाता है नेक्स्ट में कि वर्ष 1950, ये ध्यान रखना आपको, 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल कानून जो है ना, ये आपका भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में, उसके साथ साथ ये कब लाया गया था, 52वें संविधान संशोधन किया गया था जो 1985 ईस्वी में हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना भाई, है ना।
तो कहा जाता है यही है। उसके बाद कहा जाता है दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान किया गया और 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आपका प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं दल बदल कानून से संबंधित कौन से आर्टिकल्स प्रयोग होंगे, है ना। आर्टिकल 395 ऐसे 395 है, तो उसमें उसके अंतर्गत कौन से आर्टिकल ऐसे होंगे जो अपना दल बदल कानून के अंतर्गत आएंगे, उसके बारे में समझते हैं। क्या कहा जाता है, सदस्यता से अयोग्यता संबंधी संवैधानिक प्रावधान, ये आपके अनुच्छेद 102 के क्लोज नंबर 2, ये भी हमें ध्यान रखना है। अनुच्छेद 102 के क्लोज नंबर 2 में यह उल्लेखित है कि यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना अनिवार्य है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप कहते हैं 10वीं अनुसूची, मतलब बोले तो क्या, यानी कि 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, ठीक है। दल बदल कानून में अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया जा रहा है, अयोग्यता का शिकार हो रहे हैं, तो उसे क्या होगा, वो उसकी जो सदस्यता होगी, वो संसद की जो सदस्यता होगी, वो अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब कि उसको निर्यास्त कर देंगे, निर्खास्त कर देंगे, उसको हटा सकते हैं, तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसके लिए भी डर होगा। ऐसे नहीं, अगर ये सब प्रावधान नहीं होता ना, तो क्या होता है इसमें, जैसे कि आप कहोगे कि आने वाला इलेक्शन है, अब जो ना सामने में दिख रहा है कि नहीं, इस पार्टी का जो प्रकोप काफी ज्यादा है भाई, काफी ज्यादा है, मतलब ये जीत जाएंगे, अगर मैं इसके पार्टी में अगर जुट जाऊं तो मेरा फ्यूचर बल्ले बल्ले है, मैं इस पे क्यों ना चला जाऊं, उस पे क्यों ना चला जाऊं, मतलब ये सब करने लगेंगे। तो इसलिए इसमें भी प्रावधान रखा गया है ना। तो ये चीजें है। उसके बाद कहा जाता है अनुच्छेद 191 के क्लोज नंबर 2 में कहा जाता है, 191 का क्लोज नंबर 2 में कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता या जाती है तो राज्य विधानसभा या विधान परिषद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रावधान लागू होगा। मतलब आपके जो है ना, जिस भी पद पे हो, जो भी पद पे हैं, चाहे आप संसद के पद पे हैं या विधानसभा, राज्यसभा, जहां भी है, मतलब कोई भी जगह पे है ना, आप दल बदल कानून में अयोग्य पाए जाते हैं, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आप दोषी ठहराए जाते हैं, तो आपका जो है सारी चीजों का मतलब क्या कह सकते हैं आप, परिषद सदस्यता का अयोग्यता संबंधी प्रावधान आपको लागू हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें कही गई है, आपको ये ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 102 यानी कि 102, उसके बाद 191, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद इसका प्रावधान के बारे में समझते हैं। क्या है दल बदल का प्रावधान? कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून में संसद या राज्य विधान मंडलों में दल बदल की निम्नलिखित स्थितियों में से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। मतलब ये जो है आपका संसद हो या राज्य विधान मंडल हो, दल बदल से संबंधित कुछ स्थिति है, उसको संबंधित करने के लिए हम लोग कुछ बिंदुओं को देखने वाले हैं, प्रावधान को देखने वाले हैं, जिसमें पहला आपका राजनीतिक दलों के सदस्यों को क्या करें, स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ने या बिना अनुमति के पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। मतलब वो स्वेच्छा से छोड़ने या बिना अनुमति के कि अगर पार्टी का निर्देश को अनफॉलो करते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं, जो पार्टी का रूल्स है ना, अगर आप उसको फॉलो ना करके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पार्टी में भड़ास हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है, तो उसमें भी आपका अयोग्य ठहराया जा सकता है। पार्टी के सदस्य आप बोलेंगे नहीं ये सही नहीं है, अब देखेंगे, अगर आप रियल में नहीं देखे होंगे ना, तो मूवी में जरूर देखे होंगे, है ना, तो उसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है ये निर्दलीय सदस्य, है ना, ये निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्यता का सामना करना पड़ता है, यानी कि आपका जैसे कि निर्दलीय सदस्य, अब देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे निर्दलीय सदस्य होते हैं, वे अगर इलेक्शन के बाद, जो चुनाव के बाद, अगर वो किसी अन्य पार्टी में जुड़ सकते, जैसे बड़े बड़े पार्टी हैं उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें भी वो अयोग्यता का शिकार हो जाएंगे, वो अयोग्यता का सामना करना पड़ता है उसको। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कहा जाता है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य बोले तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे अपना सचिन तेंदुलकर जी को, ये मनोनीत सदस्य हैं, ना कि वो संसद है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो उसके बारे में कहा जाता है सदन में अपनी सदस्यता ग्रहण करने के लिए 6 महीने के भीतर अयोग्यता का सामना किए बिना किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। मतलब वो अगर मनोनीत सदस्य हैं, वो आप चाहते हैं कि नहीं मैं वो पार्टी में जाना चाहूंगा, है ना, तो उसके लिए 6 महीना का सदस्य समय दिया जाता है। आप 6 महीना के अंतर्गत आपको जो है ना अयोग्यता का सामना किए बिना, मतलब कि आप सही तरीके से कर सकते हो, जो निर्देश दिए गए हैं उसको आप फॉलो करते हैं, तो आप सदस्य बन सकते हैं। तो इस तरह से आप मनोनीत सदस्य को भी सदस्यता मिलेगी। ये 6 महीना का समय दिया जाएगा, आपको ये समय ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ अपवाद भी हैं, है ना, कुछ ना कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। आपको मेंस में भी अगर ये सब चीजों को लिखते हैं ना, तो आप एक सुंदर मतलब आंसर राइटिंग होगी। ठीक है, तो कहा जाता है राजनीतिक दलों का विलय। कहा जाता है यदि कोई सदस्य आपका जो है के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी से बाहर चला जाता है,
है ना, परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी से बाहर चला जाता है, तो बशर्ते कि पार्टी के 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो। मतलब आपका जैसे आप कोई पार्टी है ना, यदि कोई सदस्य है ना, उसका तो विलय के परिणाम स्वरूप, अगर आप विलय के परिणाम स्वरूप होता है क्या है, अगर पार्टी में जैसे आपका जैसे 30 लोग हैं, है ना, आपके पार्टी में 30 है, 30 का 2/3 यानी कि 30 का 2/3 अगर इसमें सहमत है, मतलब बोले तो 20 लोग अगर इसमें जो है ना सहमत है कि नहीं इसका चलो ठीक है, तो हो सकता है, मतलब कम से कम 2/3 होना चाहिए, है ना, ऐसे विलय के लिए सहमत होनी चाहिए, इसकी सहमति होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका कहता है सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के पीठासीन अधिकारी होता है यदि कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या उस पद से हटने के बाद पुनः उस पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये भी एक अपवाद है, हमें ये भी ध्यान रखना है। उसका निर्णय लेने के लिए प्रावधान, यानी देखिए आप निर्णय क्या होंगे, कौन लेंगे, इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, तो उसके बारे में क्या क्या निर्णय लेने वाले पदाधिकारी, यानी कि निर्णय कौन लेंगे। आप जैसे मान के चलो मैं आप किसी और पार्टी में जाना चाहूंगा, या इसके जो अपवाद हमें देखने को मिला ना, 2/3 सदस्य इसमें विलय के लिए सहमत होंगे, ये अगर हम लोग करना भी चाहेंगे तो इसका अगर निर्देश कौन देंगे। जैसे हम लोग अपराध हैं, मान के चलो हम लोग अपराध है, मैं अपराध हूं, ओके, मैंने कुछ गुनाह कर दिया, तो मुझे सजा कौन देंगे, मुझे मतलब निर्णय कौन लेंगे मेरे लिए, हमारे लिए उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये सब चीजें हैं, उसके माध्यम से हमें निर्णय लेना पड़ेगा। हमें निर्णय दिया जाएगा कि आपके लिए ये अपराध है तो इसके लिए सजा सुनाई जा रही है, आप सही में दोषी हैं तो आपके लिए ये आपको ये प्रावधान के माध्यम से आपको इतने दिनों के लिए या इतने सालों के लिए या इतना जुर्माना जो भी हो उसके माध्यम से आपका होगा, है ना, अपराध के माध्यम से। उसी प्रकार इसमें भी कहा जाता है कि आप दल बदल के कानून के अंतर्गत इसके निर्णय कौन लेंगे भाई, है ना, तो इसके बारे में आप समझते हैं। तो कहा जाता है प्रारंभ में सदन के पीठासीन अधिकारी के पास दल बदल के मामले में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है, ठीक है, अंतिम अधिकार था, ओके। उसके बाद कहा जाता है हालांकि की हो तो हलोहन वाद, ये जो एक जैसे होता है ना कि आप कोई वाद होता है, वाद बोले तो आपको केस चलता है ना, केस चलने के बाद इसको उठाया गया, मतलब कि किसको उठाया गया, दल बदल की जो निर्णय कौन लेंगे भाई, इसके लिए जो है ना एक वाद था कि हो तो होलोहन वाद, उन्होंने इसके बारे में उठाया, इसके बारे में चर्चा किया, जो 1993 में था। यह सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधीन क्षेत्र के छीनने का प्रयास करता है, और निर्णय दिए कि पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत किसी मामले का निर्णय करते समय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करेंगे। तो इसके बारे में ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट में इसमें कहा जाता है इसलिए किसी भी अन्य न्यायाधिकरण की तरह उनका निर्णय भी दुर्भावना, विकृति आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो इस प्रकार ये दल बदल के ये सब निर्णय लिए जाते हैं, इसके ये प्राधिकारी हैं, आपके सर्वोच्च न्यायालय भी इसके बारे में दे दिया गया है कि तो होलोहन बात 1993 में इसका चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार ये दल बदल कानून के ये प्रावधान है। दल बदल होता क्या है, संविधान के किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा किया गया है, इसका क्या प्रावधान है, इसमें क्या अपवाद देखने को मिला, इसमें निर्णय लेने वाले प्राधिकारी कौन हो सकते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो ये लेटेस्ट था, इसमें इंपॉर्टेंट भी था, ये काफी चर्चा में रहता है, दल बदल से संबंधित आपके सिलेबस में भी है, तो इसको ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो उसके बाद आज के नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखने वाले हैं भारत में मृत्युदंड, है ना, भारत में मृत्युदंड के बारे में एक आर्टिकल दिए गए, उसको हम लोग समझते हैं आखिर क्या है ये भारत में मृत्युदंड। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता BNS विधेयक 2023 ने उन अपराधों की संख्या 21 से बढ़ाकर 15 कर दी जिसमें मौत की सजा हो सकती है। मतलब क्या कहा जाता है, संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये संसदीय पैनल होता है, ठीक है, उसके रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। जैसे बहुत सारी रिपोर्ट होते हैं, आपदा रिपोर्ट, आपका WHO का रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, उसी प्रकार संसद का भी एक पैनल होता है। ये पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो संसद पैनल की रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, भारतीय न्याय संहिता जो कि BNS अधिनियम 2023 के अंतर्गत जो भी अपराध हैं उन अपराधों को जो है ना ये 11 से बढ़ाकर क्या कहते हैं 15, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 11 से कितने बढ़ा दिए हैं, 15 बढ़ा दिए हैं। और मैंने क्या किया है इसको डिटेल से अगर पढ़ना चाहेंगे ना, IPC भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 इसके बारे में इसमें आपका जोड़ा गया है ना कि IPC जो है ना, IPC जो है ना 1860 इसमें जो चल हुआ था,
इसके बारे में मैंने क्या है, विजन आईएएस को जो मैंने पहले इसका जो है मंथली मैगजीन उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। विजन आईएएस को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे दिसंबर 2023 का। उस पे मैंने पहला सेशन में ही इसके बारे में दिया गया था, इंडियन पेनल कोड के बारे में, आईपीसी के बारे में मैंने दिया गया है, उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है। तो उससे आपको ये आपको रिलेट करेंगे। इसमें हालांकि कम थोड़ा सा दिया गया है, मैं उसमें अगर चर्चा कर चुका हूं, तो उसको एक बार देख लेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आप कंपेयर करके आप अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वहां पे करवा चुका हूं। एक ही चीज को बार बार कराने से बेहतर है कि मैं समय को बचत करूं और उसके बाद कुछ नया सिखाऊं, है ना। तो ये मैं मानता हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो उसमें आपको बेनिफिट्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या कहा जाता है, मृत्युदंड में किसी आपराधिक अपराध के लिए अदालत के फैसले के बाद दोषी अपराधी को फांसी देना शामिल है। ओके, यह एक ऐसे आरोपी व्यक्ति पर लगाया जाता है जो आमतौर पर हत्या, बलात्कार और देशद्रोह जैसे जघन्य अपराधों का दोषी होता है। इस तरह से यह मृत्युदंड होता है। जो काफी अपराध करते हैं, देशद्रोही होते हैं, बलात्कार जैसे अपराध करते हैं, उनके लिए, जो आमतौर पर किसी की हत्या कर देते हैं, उनके लिए मृत्युदंड की सजा होती है। मतलब एक होता है ना, जैसे आप मान के चलो आप जो ना चोरी कर ली, छोटी मोटी चोरी, तो उसके लिए मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा ना। हर चीज के लिए, हर अपराध के लिए अलग अलग तरीके से सजा दी गई है। उसी प्रकार इसमें भारत का एक मृत्युदंड जो है, मृत्युदंड किसको दिया जा सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल छपे हैं, है ना। तो ये आपका इसमें बदलाव किया गया था। इसमें 11 से क्या कर दिया, 15 कर दिया गया है। उसके बाद इसमें अगर कौन कौन सीन आएंगे, जैसे कोई बलात्कार कर दिए या किसी का मर्डर कर दिए या तो देशद्रोह हो जाएंगे, तो इसके माध्यम से आपको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद क्या कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023, जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी 2023। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो पहले भारतीय न्याय संहिता इसका जो नहीं है, रिसेंटली दिसंबर 2023 में अपना राष्ट्रपति ने इसको अधिनियम में पारित कर दिया है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। इसमें तो इतना ही बस दिया है, लेकिन वो जो है जो ना, मैंने एक सेशन सिर्फ उसी का लगभग 40 मिनट तक लेक्चर मैंने इसी के बारे में दिया था। आज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 40 मिनट भाई बहुत बड़ी बात है ना। 40 मिनट मुझे रेगुलर फिर से बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैंने जो करा दिया है उसको आप देख लेते हैं, स्पीड में भी देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। मैं इस 40 मिनट को बचा के मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कुछ नए आर्टिकल ला दूंगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे रिसेंटली मिल जाएगा, उसको फर्स्ट सेशन है विजन आईएएस का फर्स्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्लास विजन आईएएस का जो मैंने करवाया था उसी में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, इसका उद्देश्य आईपीसी 511 धाराओं की तुलना में 356 प्रावधानों के साथ मनमानी, महिलाओं के खिलाफ अपराध और आत्महत्या के प्रयास के प्रावधानों में बदलाव का सुझाव देते हुए आईपीसी को प्रतिस्थापित करना। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ना, तो इसी के बारे में उसमें डिटेल से मैंने भाई कई बार बोल चुका हूँ भाई, है ना। तो उसको आप एक बार जरूर देख लो। ठीक है, तो बस आज के सेशन में बस इतना 2 आर्टिकल देखे, दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे करेंगे कंप्लीट, कोई हड़बड़ी भी नहीं है, आराम से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज आपको तो मेहनत नहीं, बस सपोर्ट की जरूरत है। मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बेहतर करूंगा और बेहतर करूंगा और बेहतर करूंगा, जितना करवाओगे उतना करूंगा। बस सपोर्ट करोगे मेरे दोस्तों, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी जगह फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो या दिक्कत हो, क्लास का रिव्यू देना है, प्लीज जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।